सर। आ गया। अब यहां पर देखो, अब यहां देखो, यहां पे कॉस के अंदर जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जेड स्क्वायर को कुछ अलग वेरिएबल पुट कर लोगे, तो हमारे पास डिफरेंशिएट कर दोगे इसको टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 2z डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। टी का रिस्पेक्ट में, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1। डी टी अपॉन डी टी क्या होता है, 1। तो यहां से देखो 2z डी जेड इज इक्वल टू डी टी, तो जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। अब इस वाले इस पूरी वैल्यू को इसमें पुट कर दो इंटीग्रेशन में, देखो कॉ देखो z और dz को मिला दो, तो आपको इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 2 आ जाएगा कि नहीं। और कॉस के अंदर टी जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर की जगह टी लिख दोगे, 1/2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, कॉस टी डी टी। इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी क्या होता है बताओ, साइन टी होता है ना, बोलो। टी की जगह वापस सब्स्टिट्यूट कर दो जेड स्क्वायर, ये क्या हो रहेगा, 1/2 साइन जेड स्क्वायर प्लस सी। देख लो भाई, ठीक है, आया समझ में, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। तो कभी कभी फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन बाहर दिख जाएगा, जैसे z⁴, इसको आप मेंटली डिफरेंशिएट करो तो z³ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो z⁴ को आप क्या पुट कर दोगे, t, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, 4z³ डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। तो आप क्या लिखोगे, 4 dz, सॉरी 4z³ डी जेड इज इक्वल टू डी टी, z³ डी जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 4। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो सारा इस इंटीग्रेशन में, z³ डी जेड इन दोनों को मिला दो एक साथ, और z³ डी जेड की जगह डी टी अपॉन 4 पुट हो जाएगा, और e की पावर z की पावर 4 की जगह t पुट कर दोगे, 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहता है, t की जगह z की पावर 4 दोबारा रिसब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/4 e की पावर, बोलो भाई, बोलो भाई। सर 1 मिनट। हम्म, यस सर। पक्का समझ आया, यस सर। ठीक है। इसका यूज आपके एग्जाम, आपके फिजिक्स में बहुत कम होगा, शायद ही होगा, पर मैंने बता दिया कि अगर कहीं गलती से यूज हो जाए तो एक दो सवाल हमने कर लिए, इससे ज्यादा आपको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक आप करके दिखा दो कि आपको ये वाला फॉर्मेट समझ आया कि नहीं, ठीक है। आ, इसको इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पे थोड़ा मेंटली आपको सोचना होता है ऐसे में, ठीक है। आपको दिख रहा है ln x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x मिलेगा, 1/x आपको दिख रहा है इस फंक्शन में, तो आपको आंखों से क्वेश्चन देखते ही पकड़ना होता है कि अच्छा ln x का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, तो हम ln x को कुछ नया वेरिएबल पुट कर देते हैं। ln x को कुछ भी नया वेरिएबल, आपके मन में जो मन हो वो वेरिएबल आप पुट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी। मान लो w मन है तो w पुट कर दो। अब दोनों अब डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में, तो इसको करोगे तो क्या आएगा, 1/x इंटू dx अपॉन dw इज इक्वल टू 1। यहां से देखो dx अपॉन x की वैल्यू आपको मिल गई, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो dx अपॉन x, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, dw मिल गई। अब सारी वैल्यूज इस इंटीग्रेशन में पुट कर दोगे, ठीक है। तो ln x की w पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, w स्क्वायर, dx अपॉन x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, dw। सर w स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है, w³/3। सर w की जगह वापस ये पुट कर दोगे क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन x में था, तो यहां से आप वापस सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट कर दोगे।
बोलो भाई। सर एक बार वापस बता दो। कहाँ से बताना, बताओ। समझ में ही नहीं आया मेरे को स्टार्टिंग से ही। चलो मिटा देते हैं। इसका यूज नहीं होगा, पर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए एक दो सवाल मैंने बता दिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये देखना होता है कि हम किस चीज को पुट करें। जैसे मैंने यहां पुट किया था ना, z⁴ को पुट किया था, तो मुझे दिख रहा था कि z⁴ को डिफरेंशिएट करेंगे तो z³ बनेगा, इसलिए z⁴ को पुट किया। यहाँ z² को मैंने पुट किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे दिख रहा था z² को डिफरेंशिएट करेंगे तो z बनेगा। ऐसे ही यहां मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ln x को पुट करूंगा कुछ नया वेरिएबल तो 1/x बनेगा। 1/x दिख रहा ना आपको? दिख रहा कि नहीं 1/x? यस बोलो। सर दिख रहा है। तो हम क्या कर देंगे, ln x को हम कोई भी नया वेरिएबल पुट कर देंगे। कोई भी नया वेरिएबल, मान लो आपको t ही पसंद, तो t ही पुट कर दो, जो वेरिएबल चाहो वो पुट कर दो। ठीक है, अब वो क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो 1/x का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, तो करो डिफरेंशिएट। 1/x का डिफरेंशिएशन पहले क्या होगा, ln x का क्या होगा 1/x, फिर x का डिफरेंशिएशन, और t का डिफरेंशिएशन 1। बताओ। यहां से आप यस देखो, सर। dx/x की वैल्यू क्या मिल गई, dt मिल गई कि नहीं? यस सर। अब ये सारी की सारी वैल्यूज, ये जो सारी की सारी वैल्यू है, ये आपको पुट करनी है इस ओरिजिनल क्वेश्चन में। देखो, dx/x का क्या मैं dt लिख सकता हूं? यस सर। तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अच्छा, ये ln x की जगह मैं क्या t लिख सकता हूं? यस सर t²। तो ये क्या बन जाएगा, t²। अब t² dt का इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है, t³/3 + c होगा। यस सर। अब t की जगह रो बार सब्स्टिट्यूट कर दो, ln x। ओके सर आ गया। अच्छा, इसको इंटीग्रेट किया है तो ये आया है। एक बार चेक करना, क्या हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या ये आ रहा है? वापस चेक करो, करो डिफरेंशिएट। मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया है। भाई इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, क्या हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस ये आ रहा है क्या? चेक करो एक बार। सर ये क्यूब है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ln x क्या है, फर्स्ट फ्लोर। अब इसका डिफरेंशिएशन सर 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां से 3 बाहर आया, क्या बन गया, ln x का होल स्क्वायर, एक पावर कम हो गई। अब फर्स्ट फ्लोर का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x प्लस c कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। अब ये देखो, 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या बन गया, ln x का होल स्क्वायर अपॉन x। यही फंक्शन बन गया, देखो यही फंक्शन बन गया, है ना? बोलो यस भाई। सर। बना? तो सर हेलो सर, यस सर। हाँ, अगर इंटीग्रेशन का आंसर नहीं आया तो ऑप्शन से डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन को मान लो इंटीग्रेशन का आंसर नहीं आया तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दो। हालांकि आपको ठीक। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के सवाल आएंगे नहीं आपके कोर्स में। हम्म, ठीक है, इंटीग्रेशन आपसे एज इट इज पूछा नहीं जाएगा। अपन तो इंटीग्रेशन फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए सीख रहे हैं, तो आपको ये नौबत नहीं आएगी कि डिफरेंशिएट करना पड़े ऑप्शन पर। ठीक है। अब, और इसकी भी नीड नहीं है, सिर्फ पहले दो सवाल भी अगर आपको आ गए वो सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए, पर मैंने एक स्टेप आगे बता दिया आपको। अब एक फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, किसी भी एक फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यहां पे जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट।
और डेफिनेट, और यहां जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, राइट। आपने एफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो आपको कुछ मिल गया, मान लेते हैं जी एक्स, ठीक है। तो आपको जब इसमें लिमिट पुट करते हैं तो एक्स का फिर पहले अपर लिमिट पुट करना होता है, और फिर क्या पुट करना होता है, लोअर लिमिट पुट करना होता है। ऐसा करते हैं तो हमको क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या मिल जाती है, हमको वैल्यू मिल जाती है। क्या ये बात समझ आई? बताओ, क्या ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है, नहीं समझ आई तो मैं एक एग्जांपल दूंगा तो अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगी। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है, सपोज 0 से लेके 2x² dx, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, x² का सिंपल इंटीग्रेशन लिख दोगे। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3, ऊपर पावर में ऐड हो जाएगा 1 और उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। अब इसमें लिमिट क्या पुट करनी है, 0 से 2, x से 0 पुट, पहले 2 पुट करो। ये क्या है हमारे पास, 2 क्या है, अपर लिमिट है। 2 हमारे पास क्या है, अपर लिमिट, और 0 क्या है, लोअर लिमिट। तो यही हम सिखा रहे हैं, पहले अपर लिमिट पुट करना, फिर लोअर लिमिट करना पुट करना, बीच में माइनस आएगा। एक्स गए 2 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, 2³/3 प्लस c। ये मैंने अपर लिमिट पुट कर दी। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करोगे, एक्स का 0 पुट करोगे तो 0³/3 प्लस c। सर c से c कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां क्या बचा, 2³ 8/3 माइनस 0, तो आपको क्या मिल गया, 8/3। बोलो सर, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है बेटा कि ये आपका x² का कर्व है, ये आपका y=x² है। ठीक है। और 0 से लेके 2 तक का अगर आप ले लो, मान लो 2 यहां पर है, ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो आपको मिल गया x=0 से लेके x=2 तक का, ये एरिया जो है, इस एरिया की वैल्यू है 8/3। इसका अर्थ ये है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो बोलो। तो जो बात मैंने कल आपको बोली थी कि इंटीग्रेशन करके हम एरिया निकालते हैं, वो चीज यहां मैंने आपको निकाल के दिखा दी कि इंटीग्रेट करके हम ग्राफ का एरिया निकालते हैं। बताओ। यस बोलो। सर। हाँ, आ गया सर समझ। पक्का। यस सर सर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है। हाँ, f(x)=x², x² का इंटीग्रेशन किया ना, ओह अच्छा। ये जो इंटीग्रेशन किया है इसका ग्राफ मैंने दिखाया यहाँ। ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे आपसे कोई बोले फाइंड, ठीक है, एरिया ऑफ y=x³ फ्रॉम x=-1 टू x=3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कोई बोल दे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ग्राफ बनाना नहीं पड़ता है, बस मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस सिखाने के लिए। x³ का ग्राफ ऐसा होता है, ये y=x³ का ग्राफ, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x=-1, x=-1 यहां है, x=3 यहां है, ठीक है। x=-1 यहां है, x=3 यहां है, ये पूरा एरिया पूछता है। इस पूरे एरिया का नेट वैल्यू आपको बताना है। अब एक नोट, इंटीग्रेशन में जो एरिया अबव एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव आता है, और एरिया बिलो एक्स एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव आता है। तो मैथमेटिकली
ये एरिया कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ये एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, करके भी देख सकते हो आप। -1 से लेके 0 तक का एरिया अलग से निकालो। इसको हम बोल देते हैं A1, इसको हम बोल देते हैं A2। चेक करते हैं A1 नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। 0 -1 से लेके 0 तक का एरिया हम निकालते हैं। देखो, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/4 प्लस c। अब लिमिट पुट करोगे -1 से 0, सबसे पहले 0 पुट करोगे तो 0⁴/4 प्लस c, माइनस -1 पुट करोगे -1⁴/4 प्लस c से c कैंसिल। ये क्या हो गया, 0 - 1/4। क्या आ गया, -1/4 आ गया। नेगेटिव आया कि नहीं। जो एरिया नेगेटिव है A1 वो नेगेटिव आ गया, और जो एरिया ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो पॉजिटिव आएगा। देखो, अगर हम 0 से लेके 3 तक का एरिया निकालें तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। करके देखते हैं, x⁴/4 प्लस c, 0 से लेके 3। अब 3 पुट करोगे तो 3⁴/4 प्लस c, माइनस अब 0 पुट करोगे तो 0⁴/4 प्लस सी। एक्स के 0 पुट कर रहे हैं, इसके 3 पुट कर रहे हैं, सी से सी कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, ये तो 0 है, ये क्या मिल गया, 3⁴/4, 81/4। पॉजिटिव आया कि नहीं, देखो, बोलो यस बोलो। सर। हाँ, अच्छा, ध्यान दिया, ये सी हर बार कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा, सी के कैंसिल हो जाता है हर बार। ध्यान दिया आपने ये बात। यस सर। तो जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, लिमिट के साथ जब इंटीग्रेट कर रहा हूँ पूरी फिजिक्स में, वहां मैं ये कांस्टेंट सी नहीं लिखूंगा फिर तक, क्योंकि मुझे मालूम है वो कैंसिल ही होना है। अच्छा, हाँ सर। टोटल एरिया कितना हो गया इसका, ए टोटल, A1 A1 प्लस। प्लस A2 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, A1 कितना है, -1/4, और ये कितना है, 81/4। ये क्या, 80/4 आ गया, 20 आ गया। बोलो, ये टोटल एरिया, नेट एरिया, रेड वाला, बोलो बोलो। यस सर। अच्छा, अब ये तो हमने 2 पार्ट में सॉल्व किया, मेथड 2। सर सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्या, -1 यहाँ टू। सीधे -1 2 3 कर दें क्या, एक बार करके देख लेते, चलो। 2 पार्ट में क्यों इंटीग्रेट किया, -1 से 0 गए, फिर 0 से 3 गए, ऐसा क्यों किया, -1 से 3 कर दें क्या, चलो कर लेते हैं। x³ का इंटीग्रेशन तो वही होगा, x⁴/4। अब मैं c नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है c ऑटोमेटिकली कैंसिल होना है। 3 यहां पुट करोगे, 3⁴/4 माइनस -1⁴/4। एक 3⁴ क्या आ जाएगा, 81⁴ -1/4। सेम आंसर आया। तो आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिमिट डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप साइन एडजस्ट होके फाइनल आंसर ही आपको मिलता है। यस, यस सर। तो साइन ऑटोमेटिकली एडजस्टेड। बोलो बोलो बोलो। यस सर, आ गया। अच्छा, अब सब्जेता बोल रही, क्या बोल रही। ये तो ठीक है, एरिया निकालना सीख गए हम, सीधे इंटीग्रेट करना है, लिमिट पुट कर देना, लिमिट कैसे पुट करना वो हम सीख गए। ये आंसर सही आ भी रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। हाँ, तो अपन एक काम कर लेते हैं उसके लिए। ठीक है, अपन एक ऐसी लाइन बना लेते हैं, इसका नाम y = x बोल लेते हैं, और यहां तक एरिया निकाल लेते हैं। कुछ x की वैल्यू बोलो, कुछ भी अपने मन से, x =
4 बोल लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 4 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 होगी कि नहीं होगी, बोलो बोलो। यस सर, होगी। होगी। तो ये वाला एरिया अब आपको दिख रहा है, ये एरिया अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है इसका, 4 है। हाइट कितनी है इसकी, 4 है। क्या 8 स्क्वायर यूनिट आ रहा आंसर इसका, बोलो। अब लेट्स चेक विद द इंटीग्रेशन, इस एरिया को इंटीग्रेशन से निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट कर दोगे x dx, फंक्शन क्या है y इक्वल टू एक्स है, तो इंटीग्रेशन x का हो जाएगा, कहां से कहां, 0 से लेके 4। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 4। पहले 4 पुट करोगे, 4/2। 0 पुट करोगे, 0/2। ये तो 0 हो गया टर्म, ये हो गया 16/2, 8 स्क्वायर यूनिट। देखो सेम आ गया। देख लो भाई, आराम से देख लो, आधा मिनट टाइम ले लो, देख लो, निहार लो सवाल। सही है, ठीक है। समझ गए सर। हाँ, यस सर। पक्का। यस सर। अब इंटीग्रेशन यूज कहाँ करेंगे, इंटीग्रेशन तो हमने सीख लिया, जितना इंटीग्रेशन हमें चाहिए उतना हम सीख चुके हैं। अब यूज कहाँ होगा, ठीक है। तो यहां मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कभी भी कोई क्वांटिटी वेरी करेगी तो एक एलिमेंट लेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, जब भी कोई क्वांटिटी कहीं वेरी कर रही होगी, है ना, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। सही बात है, बोलो बोलो। यस सर। अब जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एल, ठीक है। और इसका जो डेंसिटी है वो ρ0 इंटू 1 + x ऐसे वेरी करती है, ठीक है, केजी पर मीटर। ये लीनियर डेंसिटी केजी पर मीटर, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये एक रॉड है जिसका ये वाला एरिया ए है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब समझ आपसे आया। कोई पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ रॉड, फाइंड द मास ऑफ रॉड। अब जब आपको मास निकालना है तो आप क्या करोगे, यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप लोगे, यहां पे डेंसिटी क्या होगी, मान लेते हैं ये 1 मीटर दूर स्ट्रिप ली, तो यहां पे डेंसिटी क्या होगी सर, ρ0 × 2। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो अगर आप एक्स की वैल्यू 2 ले लोगे तो यहां पे डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ρ0 × 3 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो डेंसिटी वेरी कर रही है इस रॉड की, बताओ बताओ बताओ। सर रोनो रोनोट यस। इंटू टू कैसे सर? अरे एक्स की जगह पे 1 डालोगे ना, इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे, इस जगह पे, इस मोमेंट पे, इस पॉइंट पे डेंसिटी कितनी होगी, एक्स की जगह 1 डालोगे ना इस इक्वेशन में, तो 2 × ρ0 हो जाएगी ना। और इस पॉइंट पे अगर आपको डेंसिटी निकालनी तो 2 डालोगे एक्स की जगह पे, तो 3 × ρ0 हो जाएगी, बोलो। सर ये हाँ, रो इंटू 1 + x है या l + x?
1 लिखा ना भाई, 1। ओ अच्छा, मैं ठीक सोचा है, एल। ये बात समझे। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी डेंसिटी वेरी कर रही है। अगर डेंसिटी वेरी कर रही है तो dx स्ट्रिप लेंगे, उसका मास, ds का मास भी वेरी करेगा। बोलो, करेगा कि नहीं। चलेगा। ये हर एक छोटी छोटी स्ट्रिप का अलग अलग मास होगा। यहाँ पे स्ट्रिप लोगे उसका मास अलग होगा, यहाँ की स्ट्रिप लोगे उसका मास अलग होगा, यहाँ स्ट्रिप लोगे उसका मास अलग होगा, यहाँ स्ट्रिप लोगे उसका मास अलग होगा। तो नेट मास निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम बहुत सिंपल तरीके से हम क्या कर लेंगे, एक यहां से एक एलिमेंट ले लेंगे x दूरी पे, dx विड्थ का, ये एलिमेंट ले लिया। इस पॉइंट पे, इस लोकेशन पे जो डेंसिटी है वो है रो नॉट 1 + x। इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, dv। सर वो तो हो जाएगा dx × a, लेंथ, इसकी लेंथ इंटू ये एरिया, हो जाएगा कि नहीं। सर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपको x pmx क्या मिल जाएगा। सर डेंसिटी एट x इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी एट x क्या है, रो नॉट 1 + x, इंटू वॉल्यूम क्या है, a × dx। ये आपको क्या मिल गया, छोटे से एलिमेंट का मास मिल गया, इस ब्लू कलर के छोटे से एलिमेंट का मास मिल गया। पूरी रॉड का मास निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को यहां पे लाएंगे तो ये वाला पॉइंट कवर हो जाएगा, इस एलिमेंट को यहां ले जाएंगे तो यहाँ वाला पॉइंट कवर हो जाएगा। तो 0 से लेके एल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 0 से लेके एल ये पूरा हम ऐसे घुमाएंगे तो पूरी रॉड कवर हो जाएगी। अब देखो रो नॉट कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, ए भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल दिया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² / 2, 0 से लेके एल, रो नॉट इंटू ए, एल पुट करो, एल + l² / 2 -0, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो भाई। तो आपका मास क्या हो जाएगा रॉड का, रो नॉट ए एल + l²/2। बोलो भाई, बोलो, यस बोलो। सर। ये बात समझ आई। हाँ, आया सर। बोलो शब्द था। यस सर। ये बात समझ आई कि नहीं आई। यस सर, आ गई। पक्का, यस सर। सर श्योर। बट ये जो रॉड है ये लीनियर है ना। क्या है, ये रॉड लीनियर है ना। लीनियर मतलब है मतलब, इक्वल, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है ना। आगे जाते जाते मास तो नहीं बढ़ रहा। अरे आगे जाते जाते मास ही तो बढ़ रहा मेरे है, पास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है ना, नॉन ठीक है यूनिफॉर्म डेंसिटी है ना भैया। सर, दिखने में नहीं लग रहा था ना तो मैं कंफ्यूज हो गई। अरे दिखने में कैसी बात कर रहे हो यार, दिखने में तो रॉड सर रॉड जैसी दिखने में दिखेगी ना, देखो। हम्म। दिखने में तो रॉड रॉड जैसी दिखेगी। और ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी कैसे पता, क्योंकि डेंसिटी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा डेंसिटी चेंज हो रही, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तभी तो यस सर। इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ा। अगर यूनिफॉर्म होता तो सीधे लिख देते ना। अगर मान लो ये यही रॉड यूनिफॉर्म होती, अगर मान लो ये रॉड ऐसी होती, ठीक है, एल लेंथ है, एरिया ए है, और लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी क्या है,
ये ऐसी रॉड है मान लो यूनिफॉर्म, इसकी डेंसिटी क्या है, रो नॉट यूनिफॉर्म। तो हम तो मास सीधे लिख देते ना, मास क्या हो जाता है रॉड का, सीधे लिख देते मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो नॉट जो कि यूनिफॉर्म है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए इंटू एल। अगर यूनिफॉर्म रोड होती तब तो कोई माथा पच्ची वाली बात ही नहीं थी, सीधे लिख सकते थे इसका मास। ये नॉन यूनिफॉर्म रोड है इसलिए तो इंटीग्रेशन पे आना पड़ा, इसलिए तो इतनी माथा पच्ची करनी पड़ी, क्योंकि अब इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो नेट मास निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ा। यस सर, आंसर पक्का सही समझ है। आया? हाँ, यस सर। यस सर। बोलो भाई, श्योर? यस सर। श्योर सर। अच्छा, तो ये रेडियस है आर, ठीक है, और ये बाहर की रेडियस क्या है, 2r। ठीक है, ये एक डिस्क है, इस डिस्क की डेंसिटी डिपेंड करती है रो नॉट इंटू आर पे। ठीक है, अब इस फाइंड द मास ऑफ डिस्क। डेंसिटी कैसे डिपेंड करेगी, रो नॉट इंटू आर पे। और ये डिस्क कैसी है, ऐसी है ये डिस्क, ऐसी अंदर खोखली है और ऐसी ये डिस्क है। क्वेश्चन समझ गए? आपको क्या निकालना है, मास निकालना है डिस्क का, इस डिस्क का मास निकालना है। सिर्फ आपको ये सोचना होता है एलिमेंट कैसे ले, और एलिमेंट भी हमेशा कैसे लेना होता है, सिमेट्रिक तरीके से लो। अब जैसे ये डिस्क है, एलिमेंट इसमें कैसे लोगे, ऐसा सिमेट्रिक। ठीक है, एक आप ऐसा सिमेट्रिक एलिमेंट ले लोगे यहां पर, लाइक दिस। ठीक है, ये आपने सिमेट्रिक एलिमेंट ऐसा ले लिया। ये आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये रो नॉट कैसा है, केजी पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट दी हुई है, मतलब पर यूनिट एरिया इसका डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने यहां से एक आर रेडियस की दूरी पे एक डी आर विड्थ की एक एलिमेंट ले ली। अब मुझे ये बात बताओ, इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, एलिमेंट का एरिया बताओ कितना होगा, बताओ। पाई हाँ, स्मॉल और स्मॉल। देखते हैं चलो। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना, ध्यान रखना, इसको बहुत यूज होगा ये। मान लेते हैं ये वही एलिमेंट है, ये वही छोटा एलिमेंट हमने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये वही छोटा सा एलिमेंट है, वो ही उठा के हमने बना लिया। ठीक है, हमको ये शेडेड एरिया निकालना है, हमको क्या निकालना है, शेडेड एरिया निकालना है। सर अंदर वाले सर्किल का, सर अंदर वाले सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर।
बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, आर प्लस डी आर हो जाएगा कि नहीं, बोलो बताओ। हो जाएगा कि नहीं बोलो। अरे डी आर विड्थ है ना इसकी, तो अगर अंदर की रेडियस आर है तो बाहर वाली आर प्लस डी आर नहीं हो जाएगी। तो ये हो शेड, जाएगा। तो शेडेड एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया बाहर वाला माइनस एरिया अंदर वाला, हो जाएगा कि नहीं। ये बाहर वाले सर्किल का एरिया में से अंदर वाले को माइनस करेंगे तो शेडेड वाला बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, बोलो। ये बाहर वाले में से इस पूरे एरिया में से ये अंदर वाला माइनस कर दोगे तो ये शेडेड वाला बच जाएगा। तो वही मैंने किया, अंदर बाहर वाले सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्किल का एरिया। बाहर वाले सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। अंदर वाले का क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। इसको खोल दो, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, पाई इंटू डी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर। सर ये वाले टर्म को हम अप्रोक्सीमेशन लेके इग्नोर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने सिखाया था बेसिक मैथ में कुछ दिन पहले कि डी आर क्या होता है, बहुत छोटा। तो डी आर का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा। तो हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 2 पाई आर मतलब अंदर वाले का सरकमफेरेंस इंटू डी आर, इसका मल्टीप्लाई करती है। अंदर वाले का सरकमफेरेंस इंटू डी आर मल्टीप्लाई करती है। तो ये वाला जो एरिया है डीए, ये शेडेड एरिया, ये हमने निकाल लिया पिछली अगली स्लाइड पे। ये जो शेडेड एरिया डीए है ये क्या आ गया, 2 पाई आर डी आर आ गया। ये ध्यान रखना, ये बहुत यूज होगा फिजिक्स। अब हमको क्या निकालना है, इस शेडेड एरिया का मास लिखना है। क्या हो जाएगा, डेंसिटी, क्योंकि पर यूनिट एरिया दी हुई है तो डेंसिटी इंटू इसका एरिया। डेंसिटी कितनी दी हुई है, रो इंटू आर। एरिया कितना दिया हुआ है, 2 पाई आर डी आर। और इंटीग्रेशन कहां से कहां करना पड़ेगा, स्मॉल कैपिटल आर से 2 आर तक, क्योंकि ये कैपिटल आर से प्यारा होगा तो ये वाला फाइबर कवर हो जाएगा, और 2 आर तक जाओगे तो ये बाहर वाला सर्कमफेरेंस, बाहर वाला जो आउटर बाउंड्री वो कवर हो जाएगी। यहाँ 0 से R इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ कैपिटल आर से 2 आर होगा, क्योंकि अंदर खाली है, यहां से शुरू हो रही रेडियस। तो यहां से यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो रेडियस कहां से शुरू हो रही, कैपिटल आर से 2 आर तक जा रही रेडियस। अब यहां देखो, रो नॉट इंटू 2 पाई बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन के अंदर R² डी आर। सर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको मालूम है R³ बाई 3 होता है, आर से 2 आर। लिमिट पुट करो, ये 3 भी बाहर आ जाएगा। लिमिट पुट करो, 2 आर पुट करोगे तो 2 आर का होल क्यूब, माइनस आर पुट करोगे तो आर का होल क्यूब। ये 2 आर का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 8 R³ माइनस आर क्यूब, 7 R³ 7 2 14। बोलो भाई, पल्ले पड़ा शब्द था, यस सर। पल्ले पड़ा। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। आराम से सोच लो, देख लो एक बार, ये वाली स्लाइड भी देख लो। फिर ये वाली तो आ गई है, दूसरी वाली दिखा दो। हाँ इसको भी देख लो, आराम से, टेक 1 मिनट, दोनों जन 1 मिनट का समय लो। हम्म,
सर आ गया समझ। पक्का? ये सर पक्का। दिल रखने के लिए बोल देते हैं शब्द अंदर। नहीं सर, थोड़ा हाँ, दिमाग चलाते तो आ जाता है। आता टाइम है। लगता है। बोलो भाई। यस सर। बताओ भाई। आया? समझ आया सर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बहुत यूज होती रहेगी, है ना। तो छोटी सी स्ट्रिप लोगे तो 2 πr dr होता है, सर्कुलर स्ट्रिप लोगे तो 2 πr dr आएगा इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया। ये छोटी सी एक पतली सी स्ट्रिप है, उसका एरिया 2 πr dr होता है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बहुत यूज होगी फिजिक्स। ठीक है। ठीक है। इसका एरिया कितना है, ये पतली सी स्ट्रिप का एरिया कितना है? 2 πr dr। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, इस अंदर वाली का सरकमफ्रेंस 2 πr इंटू ये इसकी विड्थ मल्टीप्लाई कर दी dr। ठीक है। ठीक। यस। अच्छा। अब सेम क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है। बाहर वाले की रेडियस क्या है? 2r। अंदर वाले की रेडियस क्या है? r। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये इस बार प्लेट नहीं है, यहां पे क्या थी? सर्कुलर डिस्क थी। यहाँ पे ये क्या है? सर्कुलर डिस्क। इस बार क्या है? ये स्फीयर है। ठीक है, ये एक स्फीयर है। डेंसिटी वैसे ही वेरी कर रही है, रो नॉट इंटू आर। ठीक है, रो की वैल्यू क्या है? रो नॉट इंटू आर। डेंसिटी का फंक्शन वही है। इस बार फिर से फाइंड द मास ऑफ स्फीयर। सर पहले पाई आर स्क्वायर वाला लगा रहे थे, उसके इसमें 4/3 पाई आर क्यूब से होगा शायद। वेरी गुड, शाबाश। बहुत शाबाश बेटा, बहुत शाबाश। ढंग से पढ़ोगे ना बेटा, आपका जितना दिमाग चल रहा है, सच बता रहा हूं, 1500 के अंदर रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, इतना सोच पा रहे हो अगर आप ना बेसिक मैथ की क्लास में बैठ के, भटकना बस मत। ठीक है, 1500 की रैंक कोई बड़ी बात नहीं है। इतने अगर आप इतना सोच पा रहे हो कि इसमें एक हमको स्फीयर लेके काम करना पड़ेगा, वेरी गुड। देखो भाई, फिर से हम एलिमेंट लेंगे भैया इसमें। ये एलिमेंट ले लिए फिर से। इस पतले से एलिमेंट का हमको क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना है। ये पर मीटर क्यूब दिया होगा, इस बार वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये पतला सा एलिमेंट ले लिया जाएगा। ठीक है, ये पतला सा जो एलिमेंट है, क्या शुभम ये इमेजिन कर पा रहा है? ये जो एलिमेंट है ये स्फेरिकल शेप में है। शुभम,
यस सर। ये जो पतला सा आपका एलिमेंट है ये स्फेरिकल शेप में है, ये आपको दिख रहा है स्फेरिकल शेप है। बताओ, बोलो। हाँ सर। बताओ बताओ बताओ। जस्ट अ सेक। डायग्राम ढूंढ रहा हूँ मैं ना, एक सेकंड, मिल जाए तो हम ले लेंगे डायग्राम, तो आप समझ और अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। एक सेकंड रुकना है ना, ढूंढ रहा हूँ डायग्राम। एग्जैक्ट तो नहीं मिला पर कुछ ऐसा। दिख रहा है यहाँ पर? अब आप देखो, एक पतला सा हमने काटा है, देखो पतला सा दिख रहा है, ये वाला, ऐसा एक पतला सा स्फेरिकल वो काटा है मैंने। दिख रहा है शब्दता? यस सर, दिख रहा है। अंदर वाले की रेडियस क्या है, आर, बाहर वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, आर प्लस डी आर। तो ये वाला जो ये काटा हुआ है, ये वाला जो, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम। तो 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस 4/3 बार क्यूब, यही बोल रहे थे शब्द था। यस सर। 4/3 पाई को बाहर निकालो, कॉमन निकाल लो, मतलब इसको खोल दो। ए प्लस बी का होल क्यूब मैं पढ़ा चुका हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है, माइनस आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया। अब वही बात, अगर डी आर बहुत छोटा है तो dr² और dr³ बहुत बहुत छोटे हो जाएंगे। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम इग्नोर कर देंगे। क्या बचेगा, 4/3 पाई इंटू 3r² dr, 3 से 3 कैंसिल, क्या बन गया, 4 πr² dr। 4 πr² dr मतलब अंदर वाले का सरफेस एरिया इंटू डी आर। इसको कैसे लिखोगे, अंदर वाले का सरफेस एरिया इंटू हमने डी आर कर दिया।
ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसका एरिया हमको मिल गया, अंदर वाले का सरफेस एरिया 4 पाई r² dr। इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? dm, डेंसिटी इंटू इसका एरिया। डेंसिटी कितनी है सर? रो नॉट इंटू आर। एरिया कितना ये लिख दिया हमने, 4 पाई r² dr। इंटीग्रेट कर दो, कहां से लेके? आर से लेके टू आर तक। क्यों? क्योंकि आर से चालू हुआ ना स्फीयर, ये तो खाली है एरिया, तो आर से चालू हुआ तो आर की वैल्यू आर से लेके टू आर तक जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये पूरा भरा होता तो 0 से लेके आर तक करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, पर यहाँ पे छेद है तो हम आर से टू आर जाएंगे। अब रो नॉट इंटू 4 पाई ये बाहर निकाल दोगे, अंदर इंटीग्रेशन की r³ बचेगी। ये क्या हो जाएगा? r⁴/4। 4 से ये 4 कैंसिल। अब 2 पाई यहां पुट करोगे तो 2r⁴ माइनस r⁴। 2 टू द 4 8 टू द 16 -1, ये कितना हो जाएगा? 15 पाई रो नॉट r⁴। यही आ रहा है क्या? बोलो भाई, देख लो यार, यही आ रहा है क्या बच्चों? सर क्या नहीं है, कर हाँ, रहा हूँ। करो करो, समझ आया संगीता क्या किया हमने? यस सर, 1 मिनट। सर वो नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना थोड़ा। हो गया सर। समझ आया? समझ आया। पक्का? पक्का। सभ्यता? आ गया सर। पक्का? पक्का सर। इस तरीके से हम एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी निकालनी होगी वो dx के लिए लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी बॉडी के लिए। ठीक है, सही बात। और हाँ कोई सर। है, कोई बेसिक सा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है जिसमें अपन कर सकते हैं? जैसे एक और एप्लीकेशन कर लेते हैं, ये एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है? L है। ठीक है, इसकी डेंसिटी कैसे वेरी करती है? रो नॉट इज इक्वल टू रो इंटू 1 + x। ठीक है, ऐसे वेरी करती। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट? इस वाले एंड के अबाउट। करो। सर हमने लास्ट वाले में हमने डीएम तो निकाल ही लिया था ना। क्या निकाल लिया था?
डीएम। हाँ, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बेटा, इसमें डीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा हाँ, डीएम निकाल लिया था, हाँ अच्छा ऐसा बोल रहे थे, हाँ फिर से लिख लो, इसमें फिर से लिखो इसका डीएम, इसमें प्रॉपरली सॉल्व करो, ऐसा सोच के कि हमने इसको अभी कुछ नहीं किया। बोलो जरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बहुत मस्त ट्रेंड हम देख रहे हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर ने क्या किया, जब नीट का पेपर आया, हेलो हेलो, हाँ सर, सुन रहे, बताइए। तो नीट का जब पेपर हुआ 4 तारीख को, तो 5 तारीख को इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहे हैं कि पेपर एडवांस लेवल का आ गया, इतना कठिन आ गया, बिल्कुल जेई एडवांस की तैयारी करनी पड़ेगी, एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है उनसे क्वेश्चन ना करे, ठीक है, पूरा पूरा ब्लेम एनटीए पे डाल दिया। अब 1 महीना हो गया, अब बैच चालू हो रहे सब जगह के, सेम इन्फ्लुएंसर आके अब क्या कह रहा है, अरे बच्चों हमको जेई की पढ़ाई नहीं करनी, हमको तो कंसेप्चुअल पढ़ना था। सेम इन्फ्लुएंसर, ठीक है, अब बच्चा 1 महीने में भूल गया। अब भाई या तो तुमने पहले झूठ बोला कि एडवांस एडवांस आ गया, तुमने हुआ बनाया, या तुम अब झूठ बोल रहे हो जब पढ़ाने की बारी आई। अच्छा बिजनेस। मस्त बिजनेस भाई, मस्त। सर हम भी करेंगे। सेम इन्फ्लुएंसर एडवांस एडवांस एडवांस, हाई लेवल हाई लेवल, जेई लेवल कर रहा था। अब सेम इन्फ्लुएंसर 1 महीने बाद बोल रहा है कि अरे हमको तो बच्चों कंसेप्चुअल पढ़ना था। तो भाई सवाल पूछो, कंसेप्चुअल पढ़ना था तो पिछले साल क्यों नहीं पढ़ाया? कंसेप्चुअल तो पिछले साल भी पढ़ाना था ना भाई। सर सब टीचर ने सॉल्व किया क्या पेपर? हाँ क्या? सर सब टीचर ने तो सोल्यूशन नहीं भेजा। हाँ सामने आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर है भाई यूट्यूब पे। मैंने तो आपको दिखाए थे नोट से सवाल आए हुए हैं, अगर कंसेप्चुअली आपने पढ़ा है तो आया है भाई, ऐसा नहीं है नहीं आया, सारा नहीं आया पर बहुत कुछ आया है। हाँ सर। अब देखो डेंसिटी वेरी कर रही है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स दूरी पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे डीएक्स विड्थ का, ठीक है। अब डीएक्स विड्थ का स्ट्रिप ले लिया, इसका एरिया हम मान लेते हैं रॉड का क्या है, ए है, ये वाला एरिया। इस छोटे से स्ट्रिप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? डीएक्स इंटू ए, हो जाएगा कि नहीं सर? इस छोटे से स्ट्रिप का ये हमने एलिमेंट लिया है, इसका मास कितना हो जाएगा सर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? रो नॉट, ये रो नॉट है, सॉरी इसको ऐसे लिखना चाहिए, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 + x, रो नॉट इंटू 1 + x इंटू वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, ए इंटू डी एक्स, ये डीएम आया। अब इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर? डीएम मास इंटू
डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आपने एक पार्टिकल यहां रख दिया है और ये आपके पास एक्सिस है और ये आर दूरी पे है, मास एम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू आर का स्क्वायर। तो इस एलिमेंट का मास डीएम है और ये इस एक्सिस से कितनी दूरी है? एक्स दूरी पे है, तो ये हो जाएगा इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डीएम की वैल्यू पुट कर दो, रो नॉट इंटू ए 1 + x इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रो नॉट इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस छोटू से एलिमेंट का। हमको तो पूरी की पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से लेके? 0 से लेके एल तक। इस वाले एंड पे क्या हो जाएगा? x = 0। इस वाले एंड पे क्या हो जाएगा? x = l। सर एच होगा ना, ये एल में। क्या? ये l लिखा है, अरे l लिख लो, h ले लो, कुछ समझ लो ना, l लेंथ है ना, l है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कुछ भी लिख लो। ठीक है। अब रो नॉट इंटू ए क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाओ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³/3। एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो? अब भाई ये सीधे सीधे लिखना आना चाहिए इतना सिखाने के बाद। एक्स स्क्वायर का सोचना नहीं है x³/3 होता है कि नहीं, अब इतना दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा पावर में ऐड कर दिया उसी से डिवाइड कर दिया, पावर में ऐड कर दिया उसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है सब साहब, 0 से लेके यस एल, सर। रो नॉट इंटू ए। अब इसमें एल पुट करो पहले, तो क्या आएगा? l³/3 प्लस l⁴/4 माइनस, अब 0 पुट करो तो 0/3 प्लस 0/3 0/4। तो क्या हो जाएगा? रो नॉट इंटू ए इंटू l³/3 प्लस l⁴/4। बोलो भाई, बोलो। यस सर। आ गया सर। पक्का? यस सर। सर हम्म। पहले मास निकल के उसके बाद भी ऐसे कर सकते हैं क्या, मोमेंट ऑफ क्या कर इनर्शिया का सकते हैं? फॉर्मूला? पहले मतलब डीएम से मास निकल के। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते भाई। हमने क्या बोला? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैंने क्या बोला था? एक एलिमेंट लेंगे, उसकी वो क्वांटिटी निकालेंगे। हमने एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक पहुंचे, फिर इंटीग्रेशन किया है। अच्छा। समझ रहे हो? यस सर। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक पहुंचना पड़ेगा पहले, उस एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक पहुंचना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करोगे। मतलब सर अलग अलग पॉइंट का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्या होगा? नो, ऑफ सब कोर्स, पॉइंट ऑफ का। कोर्स, ऑफ कोर्स, इस पॉइंट का अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी भी अलग है, इसका डिस्टेंस भी अलग है, दोनों चीजें अलग है। इसका पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा क्योंकि यहाँ पे इसका, यहाँ एलिमेंट लोगे उसकी डेंसिटी भी अलग है और डिस्टेंस भी अलग है, सब कुछ अलग है। ओके सर। मोमेंट ऑफ समझ गया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे और डिस्टेंस पे। मास भी अलग होगा, डेंसिटी डिस्टेंस भी अलग होगा, दोनों ही क्वांटिटी अलग है, तो हर पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ओ- ये फंक्शन हमने अपने मन से लिखा है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो हो सकता है डायमेंशनली ये सही ना हो। ठीक है। तो अभी उसके लिए परेशान नहीं होना है, जब हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे जेई वगैरह के, तो वहां पे डायमेंशनली वो सही होगा सब। ठीक है। ठीक है बात सर। समझ? अभी अब अगर आप इसका डायमेंशनल एनालिसिस करने बैठ जाओगे तो आप बोलोगे सर ये तो डायमेंशनली सही नहीं आ रहा, यहाँ l³ है, यहाँ l⁴ है। उसके लिए अभी परेशान नहीं होना है। ठीक है। ये तो मैं बस इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं ये सिखाने के लिए कर रहा हूं, ये मैंने अपने मन से वैल्यू लिख दी है बिना डायमेंशन का सोचे, कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, एलिमेंट कैसे लेना है, ये सिखाने के लिए। जब हम उस चैप्टर पे आएंगे, उस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे जो क्वेश्चन आएगा, जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा, जो मैं बुक से उठा के लाऊंगा, वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक है। सही बात है कि ठीक है नहीं? सर। बोलो। अब जैसे ये सही वाला बात। है, इसको डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए यहाँ आर से डिवाइड करना चाहिए, तब ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? बिल्कुल। है ना? पर मैंने ऐसे ही लिख दिया,
बस आपको समझाने के लिए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एलिमेंट कैसे लेते हैं, ये सिखाने के लिए। तो अभी आप घर पे बैठ के जब रिवीजन करोगे तो फिर डायमेंशनली मत सोचने लगना, ये ऐसे ही हमने समझाने के लिए लिए हैं ये सवाल। ठीक है, इंटीग्रेशन समझ आया कि नहीं आया शब्दिता को और शुभम को? आ गया सर। आ गया। यस सर। तो इस तरीके से जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है लॉगरिथम। सर थोड़ा लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। क्या है? लास्ट स्लाइड। दिखाता हूं। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो, है ना, अब लॉग की बात करते हैं। अगर हम लिखते हैं a की पावर b इज इक्वल टू c, तो ये एक एक्सपोनेंट को लिखने का तरीका है, राइट? है कि नहीं? अब अगर मैं a को ऐसा ले जाऊं तो क्या इसको एक तरीके से दूसरे तरीके से भी मैथमेटिशियंस ने लिख दिया। कैसे? a को यहां ले गए तो हम लिख देंगे b इज इक्वल टू लॉग बेस a इंटू। बताओ, a क्या बन गया यहां पे? बेस बन गया। बोलो भाई, बोलो भाई। तो ये लिखने का तरीका है। यस, यस। जैसे एग्जांपल, अगर आपने लिखा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, अब 2 को क्या ऐसे नीचे की तरफ ले जाओगे, आप ऐसे फील करना 2 नीचे जा रहा है, तो 3 इज इक्वल टू लॉग बेस टू 8। जैसे आपने लिखा 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64, इसको लॉग में कैसे लिखोगे? 4 यहां पे बेस नीचे की तरफ ले जाओ, ऐसा फील करो, तो 3 इज इक्वल टू लॉग बेस 4 64। ठीक है, जैसे आपने लिखा 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10 का पावर, जैसे आपने लिखा सपोज 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसको लॉग में कैसे ले जाओगे? 6 नीचे जाएगा, तो आप कैसे लिखोगे? 2 बचा यहां पर, 2 इज इक्वल टू लॉग बेस 6 36। बोलो भाई। अच्छा, आप रिवर्स भी सोच सकते हो। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए लॉग बेस 10,000 इज इक्वल टू 3, अब इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो आप क्या करोगे? 10 को ऐसे ले जाओगे, तो यहां पे बचा 1000, और फिर ये 10 की पावर 3 चढ़ जाएगा। सही है? अगर आपसे मान लो शब्दिता से मैंने बोल दिया लॉग बेस 3 27। 27, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 3 को ऐसे ले जाओगे, तो यहां पे बचेगा 27, और इस तरफ 3 की पावर 3 चढ़ जाएगा। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। पक्का? आ गई। यस सर। ठीक है, अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, लॉग बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम a बोल देते हैं, ए एम। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? लॉग, अच्छा बेस सेम रहेगा सब जगह, है ना, m बाई n।
ऐसे लिख दोगे आप। बोलो भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस, डिवाइड में है तो माइनस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपसे कोई बोले लॉग बेस टू 6, इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग, इसको मैं लिखूंगा बेस टू 3 इंटू 2। ठीक, अब अब ये 3 इंटू 2 है तो इसको मैं लिखूंगा लॉग बेस टू 3, प्लस मल्टीप्लाई में है तो प्लस लॉग बेस टू 2। अच्छा, एक चीज और, यहां से मैं एक और चीज बताता हूं। 2 की पावर 1 इज इक्वल, नहीं, कुछ भी अल्फा कोई भी नंबर है उसकी पावर 1 इज इक्वल टू अल्फा आएगा कि नहीं? बोलो। हाँ सर। तो इसको लॉग में नीचे ऐसे ले जाएंगे तो कैसे बन जाएगा, देखना जरा, यहाँ 1 बचेगा, इसको लॉग बेस अल्फा अल्फा बन जाएगा कि नहीं, बताओ। हम्म। बोलो। इस अल्फा को जैसे अभी मैंने लिखना सिखाया, 2 को ऐसा ले गए, 3 यहां बच गया और 2 बेस बन गया। ऐसी अल्फा को यहां ले गए तो यहाँ 1 बच गया और अल्फा बेस बन गया और इनपुट भी अल्फा रह गया। तो लॉग अल्फा अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब यहां भी अल्फा यहां भी अल्फा, तो 1 मिलता है। मतलब यहां भी 2 यहां भी 2 तो 1 मिलेगा, यहां भी 3 यहां भी 3 तो 1 मिलेगा, यहां भी 7 यहां भी 7 तो 1 मिलेगा। तो ये हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लॉग बेस टू 3 + 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। देख लो भाई। सही बात है। अच्छा, शुभम बोले अगर इसको हम ऐसा लिखें क्या, लॉग बेस टू 12/2, तो ये कैसा आएगा, लॉग बेस टू 12 माइनस लॉग बेस टू 2, डिवाइड है तो माइनस आएगा। अब फिर से देखो, इसकी वैल्यू तो 1 है, बेस और इनपुट सेम है तो 1 हो जाएगा, तो लॉग बेस टू 12 -1 बन जाएगा ये। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? आया बोल। सर। हाँ। आया। अब जैसे इसका फायदा कैसे है, जैसे समझो, जैसे आपको अ, जैसे आपको log 6 की वैल्यू ही निकालनी है तो आप इसको 3 और 2 में तोड़ सकते हो। अब अगर आपको log बेस टू 3 वे की वैल्यू मालूम हो तो आप उसके सीधे 6 की तक पहुंच सकते हो कि नहीं, बताओ। जैसे आपको log बेस ई 6 की वैल्यू पता करनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, log बेस ई 3 × 2 लिखोगे, log बेस ई 3 और प्लस log बेस ई 2 बन जाएगा ये। अब ये दोनों वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, इसको आप टेबल से लिख सकते हो, तो यहां से आपको 6 की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो भाई, ये बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए। हाँ, समझे पक्का? सर। बोलो। अगला, थर्ड आइडेंटिटी क्या है, लॉग बेस ए एम की पावर एन, ऐसा कुछ चढ़ा है मान लो। ठीक है, तो ये एन जो है ऐसे नीचे उतर जाता है, एन लॉग बेस ए एम बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो आपसे आपको लिखा हुआ है लॉग बेस टू 4 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 जो है ऐसे नीचे आ जाएगा, जो 4 के ऊपर 3 डला है ना तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 log 2 बेस 4 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना तो कैसे करोगे, 3 इंटू, इसको फिर से मैं लिख दूंगा लॉग बेस टू 2 का स्क्वायर, ये 2 फिर से नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 लॉग बेस टू 2। और ये वैल्यू मैं अभी आपको समझा चुका हूं, ये वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 6। देख लो भाई।
सर अगर हाँ ऐसे 7 log 7 का कैसे दे रहा हूँ क्या 7? log 7 कैसे निकालोगे, हाँ ये सर। पूछ रहे हो। अब जैसे log 7 निकालना है किसी को, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे log, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, इसको आपको वो करना पड़ेगा, टेबल से देखना पड़ेगा, log 7 नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि log 7 टूटेगा नहीं ना किसी भी चीज की मल्टीप्लाई डिवाइड में। हर वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते भाई, कुछ वैल्यू आपको स्टैंडर्ड टेबल से देखनी पड़ेंगी, मतलब वो सवाल में आपको दी रहेगी, है ना। हर वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। log 9 निकाल सकते हो, जैसे आपसे कोई बोल दे कि log 9 बताओ, तो इसको आप कैसे लिखोगे, log 3 का स्क्वायर। अब 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 log 3। अब log 3 क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, तो आप log 9 पता कर लोगे। ठीक है हर सर। वैल्यू थोड़ी निकाल दोगे आप, फिर तो टेबल की यूटिलिटी ही नहीं बची। कुछ वैल्यू तो आपको टेबल से देखनी पड़ेगी ना, टेबल से देखने का मतलब होता है वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, आपको टेबल एग्जाम में नहीं ले जाना, टेबल आपको याद भी नहीं करना, वो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, कुछ वैल्यू तो गिवन रहेगी ना, नहीं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे थोड़ी, इतना आसान थोड़ी है निकालना। मेरी बात समझे कि नहीं। यस सर। हाँ, जैसे मान लो आपको log 3 की वैल्यू गिवन है, तो log 9 पहुंच सकते हो आप कैसे, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया, तो 9 की वैल्यू क्या आ गई, 2 log 3 आ गई, तो आप log 9 निकाल सकते हो, आप log 6 निकाल सकते हो, ठीक है। सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे कि log 6 को हम ऐसे प्लस करके लिख सकते हैं क्या, या मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा? बेटा प्लस नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करके ही लिखना पड़ेगा, तभी आइडेंटिटी है। अच्छा सर। जो आपके पास आइडेंटिटी है उसी के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। अगला, अगली आइडेंटिटी क्या है, लॉग। अब मान लेते हैं ए की पावर एन यहां चढ़ा हो गया, तो एन भी क्या आएगा, बाहर आएगा, पर एन नीचे आ जाएगा, 1/n बन जाएगा। देखो एम के ऊपर चढ़ा है तो सिंपली नीचे उतरेगा, और एन की ए के ऊपर चढ़ा है तो ऐसे नीचे से उतरेगा, तो नीचे आएगा वो। समझे कि नहीं, समझे यस कि सर। नहीं। एग्जाम्पल, लॉग 4 का स्क्वायर 8 का क्यूब, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, लॉग, इसको लिखोगे 2 का क्यूब, इसको कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर, लॉग, इसको कैसे लिखोगे, 2 का पावर ये ए की पावर एन और एम, ऐसा अगर लिखा हो तो उसको कैसे लिखते हैं बताओ, ए की पावर एन होल की पावर एम, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए की पावर एन एम। ये बात मालूम है कि नहीं। इसको आप कैसे लिखोगे, 2 की पावर 9 लिख दोगे कि नहीं, और इसको 2 की पावर 4 लिख दोगे कि नहीं, बताओ, बोलो। यस सर। अब यहां से क्या होगा, 9 ऐसे ऊपर से उतरेगा और 4 ऐसे नीचे से उतरेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 9/4 log 2 2, log 2 2 की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर 9/4 आ गया। समझे, समझ गए सर। पक्का। पक्का। अगर पक्का है तो एक क्वेश्चन करके बताओ, सिंप्लीफाई log 9 का क्यूब 729 का पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करो।
16/27 log 7 base 3। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व, है ना। देखो ये लॉग, ठीक है, इसको हम 9 का क्यूब लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, सही, ये भी 9 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं। 9 का क्यूब होता है 729। सर 7 का 729 9 का क्यूब होता है। अच्छा फिर इसको कैसे लिख देंगे, लॉग 9, अब ये 3 × 4 12 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये 12 यहां से उतरेगा ऊपर से, 3 नीचे से उतरेगा, तो इसको कैसे लिखोगे, 12 यहां आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और लॉग 9 9। अब लॉग 9 9, बेस भी सेम, इनपुट भी सेम, तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर इसका। देख लो भाई। ओके सर। समझ गए, हाँ सर पक्का। पक्का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, ये 4 हो गई, पांचवी आइडेंटिटी। अगर आपके पास एक लिखा हुआ है लॉग ए बी, अब आपको यहाँ पे बेस में सी लाना है, तो क्या करोगे, लॉग बेस में सी बी लिख दोगे और डिवाइड करना पड़ेगा लॉग सी ए। देख लो भाई, ये सर ए को इसको आप इस ए, यहाँ बेस में ए है ना, हमको ए नहीं देखना, हमको सी चाहिए, तो हम सी यहाँ पे भी लगा देंगे और फिर डिवाइड करना पड़ेगा ए को यहाँ रख के बेस में सी। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको बोला जाए लॉग 4 7, अब यहाँ बेस में 4 दिख रहा है, अब मुझे 4 नहीं देखना, मुझे 3 देखना है, तो आप क्या करोगे, लॉग बेस 3 7 कर दोगे, और ये जो बेस में नंबर है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले आओगे बेस के साथ। यस, सही बात है। ओके सर। हम्म, ठीक है, सही बात है। यस सर। अब इसका यूज कहाँ होता है, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, उसमें होता है लॉग, ठीक है, समथिंग बनता है, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, लॉग, अब हमको, एक मिनट, हाँ, लॉग बेस ई समथिंग बनता है, हमको बेस 10 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 10 लगा देंगे, और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, लॉग, और 1/log बेस 10 ई, इसका वैल्यू होता है 2.032, 2.302, सॉरी, तो ये वैल्यू बन जाता है 2.302 लॉग बेस 10 समथिंग। ये फॉर्मूला याद है, ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है केमिस्ट्री में। 2.303 है सर। हाँ हाँ, 302 303, उतना ही।
हाँ सर। ये याद आया कहाँ बनता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं बनता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है सर। हाँ, तो यहाँ बेस ई है, इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका अपनाता है। तो वहां पे डायरेक्टली बोल दिया जाता है 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेस 10 हो गया। केमिकल यस। काइनेटिक्स में भी। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स में भी। तो ये जो लॉग की ये प्रॉपर्टी है, केमिस्ट्री में छोटा सा यूज कहीं यहाँ पर आता है। और ये मैटर नहीं करता क्योंकि हम अल्टीमेटली ये फॉर्मूला याद रखते हैं, इससे का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करते हैं। तो फिर हमको लॉग वॉग ज्यादा दिमाग में रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो भाई। यस सर। सही बात है। ठीक। सही बात। और आखिरी प्रॉपर्टी जो लॉग की है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि लॉग ए बी अगर ऐसा है, अब आप क्या करोगे बताओ? अगर आपको यहाँ पे बेस में बी लाना है तो इसको कैसे लिखोगे? लॉग बेस बी बी, ऐसे लिखोगे कि नहीं? अगर हम बेस में तो हम कुछ भी ला सकते हैं ना, तो हमने इस वाले बी के बेस में बी लेना पड़ेगा और ए के बेस में बी लेना पड़ेगा। अब ये तो वन है, ये वन अपॉन लॉग, मतलब ये वन अपॉन में लिखोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अच्छा सर। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कोई बोल दे लॉग बेस 2 3, इसको वन अपॉन में लेके जाओगे तो ये थ्री क्या टू। हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है। यस सर। बताओ भाई। देख लो भाई। सही बात है। यस, सही बात है सर। सोच लो, और कोई डाउट? एक क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए, अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, क्योंकि लॉग जो है किताब में नहीं रहता है तो क्वेश्चन हमको ढूंढना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड। इससे ज्यादा लॉग आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। फिजिक्स में इससे ज्यादा लॉग की आवश्यकता नहीं है। हेलो। यस सर। हाँ, इससे ज्यादा लॉग की आवश्यकता नहीं है। ओके सर। ठीक है, 1 मिनट है ना। चलो है ना, एक क्वेश्चन करो जरा। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? ओके। सिंप्लीफाई। ठीक है, लॉग। ठीक है, इसको ठीक सिंप्लीफाई है करो। सर।
दो सवाल करेंगे, इसके बाद बेसिक मैथ्स का टी एंड। ठीक है, डी एंड लिख भी देते हैं अगली स्लाइड पे। एक चैप्टर हमारा फिनिश। ये दो आखिरी सवाल हैं, इसके बाद आपका लॉग भी फिनिश हो गया। जितना लॉग आपको चाहिए, जितना नॉलेज आपको चाहिए, उससे ज्यादा ही बता दिया मैंने। कम नहीं बताया, ज्यादा ही है। मतलब जितना हमने करा दिया है उतना भी यूज नहीं होगा कभी। सर वैल्यू पुट करना है क्या सर, log 3 log 5 का? नहीं नहीं, लॉग 3 और लॉग 2 के फॉर्म में आंसर दो। इन इसमें इन टर्म्स ऑफ लॉग 2 एंड लॉग 3। अच्छा, एक होमवर्क है आपका। क्या है होमवर्क? राइट लॉग 2, लॉग 3 एंड लॉग 5 वैल्यू इन योर नोट्स। नेट से देख के इसको नोट्स में आपको लिखना है, इन तीन वैल्यू को, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 को, एंड रिमेंबर देम। ठीक है, ओके सर। इन तीन वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू याद नहीं रखना है, सिर्फ ये तीन वैल्यू आपको याद रखना है। इन तीन वैल्यू को आपको नेट से उठा के अपने नोट्स में लिखना है, और उसको ध्यान में रखना है। ये और ये भी कहाँ यूज होगी? केमिस्ट्री में यूज होगी, फिजिक्स में कहीं यूज नहीं होने वाली। केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में यूज हो सकती है कहीं पे, इसलिए बता रहा हूँ। फिजिक्स में कहीं यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, दूर दूर तक कोई सर यूज नहीं है। ठीक है। सर इसका आंसर log हाँ, 2 माइनस log 8 log 3 है क्या? देखते हैं चलो इसका। चलो अपन करें अब। यस सर। देखो इसको, ये डिवाइड में है, तो पहले तो इसको हम लिख देते हैं लॉग 75 माइनस लॉग 16 माइनस 2 इंटू, इसको लिख देते हैं लॉग 5 माइनस लॉग 9 प्लस, इसको हम लिख देते हैं लॉग 32 माइनस लॉग 243। ठीक, अगले स्टेप में क्या लिखोगे? अब 75 को क्या लिखोगे बताओ? 5 square into 3। 5 स्क्वायर इंटू 3। इसको कैसे लिखोगे? लॉग 4 square। टू का पावर 4, हाँ सर। लॉग 5 माइनस लॉग, इसको लिखोगे 3 का स्क्वायर, लॉग प्लस, इसको लिखोगे टू द 4 टू द 8 2 to the 5। टू द 4 टू द 8 टू द 2 की पावर 5, 2 to the 5। लॉग 3 3 9 3 जा 20, 3 3 9 9 9 जा 81, 81 इंटू 3, 3 की पावर 5 है क्या? यस सर। अगले स्टेप में क्या लिखोगे? इसको आप कैसे तोड़ोगे बताओ? इसको आप लिखोगे लॉग 5 का स्क्वायर प्लस लॉग प्लस 3 माइनस 4 लॉग 2, 4 आगे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 लॉग 5 माइनस 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 प्लस प्लस। ठीक है, ये 2 आगे आएगा और ये 2, 4 लॉग 3 बन जाएगा ये, प्लस 5 लॉग 2 माइनस 5 लॉग 3। 5। सही है। यस सर। अब ये 2 भी आगे निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा? 2 लॉग 5 प्लस लॉग 3 माइनस 4 लॉग 2 माइनस 2 लॉग 5 प्लस 4 लॉग 3 माइनस प्लस 5 लॉग 2 माइनस 5 लॉग 3। ये बन गया। यस सर। अब देखो, log 2 5 कट लॉग 5 जाएगा। ये है, 2 लॉग 5 ये है, कैंसिल हो गया। सही है। हाँ सर। सर 1 लॉग 3 यहां से मिला, 4 लॉग 3 यहां से मिला, 5 मिल गया। एक यहां पे मिला, 4 यहां पे मिला, 4 और 1 5 और माइनस 5। सर लॉग 2 में देखो 5 और यहाँ 4, 5 माइनस 4 1, तो लॉग 2 बचा।
ये पूरा गंदा सा एक्सप्रेशन log 2 के बराबर है। हाँ सर। समझ आया? आया सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। ये करो, ये आखिरी सवाल, इसके बाद बेसिक मैथ्स खत्म। बहुत सिंपल है। हमको लॉग हटाना है तो 2 को पहले पावर में भेजना पड़ेगा, 3 को पावर में भेजना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई क्यूब इज इक्वल टू लॉग ए। अब ये देखो प्लस लगा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो लॉग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू लॉग ए। अब दोनों तरफ क्या ले लोगे? एंटी लॉग ले लोगे तो लॉग हट जाएगा दोनों तरफ से। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू ए। आंसर। सर एंटीलोप कैसे? हाँ, एंटीलोप से क्या होता है सर? एंटी लॉग मतलब लॉग का उल्टा। ठीक है, तो दोनों तरफ ले लोगे तो लॉग लॉग हट जाएगा, ऐसा समझ लो लॉग हट गया दोनों तरफ से। आसान ओके भाषा सर। में। ठीक है, क्या टेक्निकल भाषा में एंटी लॉग होता है। ऐसा समझ लो दोनों तरफ से लॉग था, लॉग लॉग हटा दिया, सेम बेस है तो हट गया। ओके सर। बोलो भाई। यस सर। बेस सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तब नहीं हटा सकते, बेस सेम होना चाहिए। ओके सर। अच्छा, मान लो यही एक आखिरी चीज, मान लो ये ऐसा ही लिखा होता, मान लो, तब क्या करते हैं? आ, नहीं छोड़ो, इतना समझ गए, इससे ज्यादा हाँ कोई सर। जरूरत नहीं पड़नी। हाँ, समझ गए सर। अब नोट्स में कहीं पे एक छोटा डब्बा बना के log 2 log 3 और log 5 की वैल्यू लिख लेना, बस खत्म। ये आपका ठीक है बेसिक मैथ का खत्म हो गया, इन डेप्थ। ठीक है, सर। ओके सर। इतना डेप्थ में तो शायद ही कोई पढ़ाता होगा बेसिक मैथ। ठीक है भाई, हाँ सर। चलो फिर है ना, मिलते हैं। अब अगला चैप्टर हमारा होगा वेक्टर्स शुरू होगा। ठीक है सर। थैंक चलो, यू सर। बाय बाय, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट।